नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, अपन तरंग प्रकाशिकी कंप्लीट कर चुके हैं। तरंग प्रकाशिकी के अध्ययन से ये सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है। आपने तरंग प्रकृति पर आधारित निम्न 3 घटनाओं का अध्ययन किया है। नंबर 1, व्यतिकरण, नंबर 2, विवर्तन, और नंबर 3, ध्रुवण। ये सब प्रकाश की 3 घटनाएं तीनों सिद्ध करती हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है। इसमें से एक घटना विशेष रूप से ध्रुवण है। ये भी तरंग की घटना, लेकिन ये अकेली घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है ना? क्लियर सर? ये तो रही सब हमारी उपलब्धि तरंग प्रकाशिकी। अब तरंग प्रकाशिकी में जाहिर हो चुकता होता है कि सब प्रकाश तरंग प्रकृति का है और उससे संबंधित घटनाएं भी हम पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने आज चलेगा नया चैप्टर, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है साहब? अब यहां पर या इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर को आप 2 पार्ट में देख सकते हो, है ना? इस चैप्टर का एक पार्ट तो आप मान लो प्रकाश की घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर? इस चैप्टर का एक पार्ट तो ये है। दूसरा, द्विबोगली तरंग या द्विबोगली की परिकल्पना। तो 2 पार्ट में लगभग ये सिमटा हुआ चैप्टर है ना? तो पहले जो हम पार्ट पढ़ रहे होंगे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अब मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि सब इसका कंटेंट का एक इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। देखो सब, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति की घटना है। यानी पहला झटका तो आपको तब लगेगा जब प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश की घटना तरंग प्रकृति से प्रमाणित नहीं हो सकेगी, है ना साहब? तो सब इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें प्रकाश की एक घटना इंट्रोड्यूस होने वाली है। यह घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश कण प्रकृति का है ना? तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है जो प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध करती है, यस, उसको सत्यापित करती है। क्लियर? अब सब इस पार्ट का कंटेंट में महत्वपूर्ण क्या रहेगा? तो जो 12th रन कर रहे हैं, जिन बच्चों को एग्जाम देना है 12th का जो एकेडमिक में है, वो बच्चे ध्यान रखें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के पार्ट में छोटी छोटी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है ना? यूं माने आप एक तरह से परिभाषाओं का चैप्टर बोल सकते हैं आप इसे। हालांकि पूर्णतः वो भी सत्य नहीं है, लेकिन अपन एग्जाम के वेटेज के रूप में देखते हैं। तो एग्जाम का में जो वेटेज मिलेगा आपको, जैसे इसमें से परिभाषाएं मिल जाएंगी, कार्यफलन किसे कहते हैं, अंतक वोल्टा क्या है, दहली आवृत्ति क्या है,
तो इसमें थोड़ा सा मैं खुद भी आपको पढ़ते समय पढ़ाते समय बताता रहूँगा कि ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। आप भी पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो आप भी यही पाएंगे कि इस चैप्टर में से परिभाषाएं तो आती ही आती हैं। तो सब 2 पार्ट का चैप्टर, पहला पार्ट प्रमुख है, मैंने आपको यहीं भी बता दिया और ऐसे भी मैं बताता रहूंगा कि अभी तक की घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित थी, जो आपने तरंग प्रकाशिकी में पढ़ी थी। अब जिस चैप्टर के खुलने पर जो घटना आपके सामने आएगी प्रकाश की, वह तरंग प्रकृति पर आधारित नहीं है, वह कण प्रकृति को सिद्ध करने वाली घटना है। तभी तो लिख रहा है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का इंग्लिश में मतलब है ड्वेल नेचर, ठीक है ना। तो चैप्टर की पहले प्रस्तावना, भूमिका बनेगी, भूमिका में छोटी छोटी बातें कही जाएंगी जैसे होता है चैप्टर्स में। फिर उसके बाद चैप्टर अपना मुख्य लक्ष्य को पकड़ेगा। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा धीमा तो रहेगा, है ना। तो सब अब अपनी बात को स्टार्ट करते हैं आराम से ना। अपनी बात को अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से। क्लियर सब। अब यहां इलेक्ट्रॉन इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन एक धात्विक या धातु से संबंधित बात में जाता है। हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात किसके लिए कर रहे हैं? धातु की बात, धातु के लिए कर रहे हैं। धातु की एक संरचना को आप केमिस्ट्री से भी जानते होंगे, पर मैं क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रवाह पढ़ा रहा हूं तो बताना मेरा भी फर्ज है। मैं उतना ही बताऊंगा जितना मैं जानता हूं, हालांकि वो केमिस्ट्री से भी आप टैली कर सकते हैं। धात्विक परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर धात्विक नाभिक की पकड़ ढीली होती है, यानी बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से अपने ऑर्बिट में विचरण करता है। स्वाभाविक है कि नाभिक की पकड़ ढीली है तो इसकी आयनन ऊर्जा भी अति अल्प होगी। आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। अब ये एनर्जी कहीं से, अंदर की बात कर रहा हूं ना, ये एनर्जी आपको कहीं से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी ऊष्मीय ऊर्जा हर पदार्थ के अंदर होती है, या यूं कह दें धातु के अंदर होती है, जिससे कि ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाए। धातु से नहीं, परमाणु से बाहर निकल जावे। धात्विक सतह की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाते हैं तो शेष परमाणु धनायन का कार्य करता है। अब मेटेलिक बॉन्ड में यानी धात्विक बंध में एक व्यवस्था है, मैं उसको चित्रित करने की कोशिश करूंगा। जैसे यूं समझ लो कि ये तो धात्विक सतह हो गई। अब आपने समझना है, यूं नहीं है कि मैं कह रहा हूं जैसी बात है, धात्विक सतह हो गई, है ना। बस आपको एक व्यू बना के दे रहा हूं मैं। ये सब एटम, ये लेटिस में है सब। अब ऐसे 2-3 एटम बना के दिखा दें, एक सिनेरियो आपके सामने डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर नहीं हूं, इसलिए आप मेरे से बहुत ज्यादा अपेक्षा न करना। बस मैं ये है कि जितना मेरे को ज्ञान है मैं उससे समझा रहा हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं और इन्हीं परमाणु में से निकले। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल गया तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण शेष परमाणु स्थिर धनायन का काम करेगा। तो सब धात्विक बंध में ये धनायन तो लैटिस में अपनी जगह स्थिर रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। तो पहली बात तो अगर आप टोटल चार्ज देखेंगे तो टोटल चार्ज तो 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहर दिख रहा है आपको मुक्त इसे कह देते हैं आप। इसको अपन स्वतंत्र रूप से विचरण करने के कारण क्या नाम दे देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ये मेरा सब समझाने का तरीका है।
बस आप मेरी बातों को सुनते रहें। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उतना ही चार्ज शेष परमाणु पे जिसे मैं धनायन कह रहा हूं, तो टोटल चार्ज तो जीरो ही हुआ ना। कई इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त तो आए नहीं या अतिरिक्त तो है नहीं, ये तो उन्हीं परमाणु में से निकले हुए जो परमाणु विद्युत उदासीन थे। और अभी भी परमाणु विद्युत, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक धनायन या ये धनावेशित हो गया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी और एक इलेक्ट्रॉन का आपको भार दिख ही रहा है तैरता हुआ, तो टोटल चार्ज तो जीरो ही हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा से, अब इसको भ्रमण करना तो नहीं कहेंगे क्योंकि धातु में डेंसिटी अधिक होने के कारण अपन यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करते होंगे, है ना। उनको सब भ्रमण करने की स्थिति में भी अगर मानते हो तो ये इलेक्ट्रॉन हर समय किसी न किसी धनायन के आकर्षण में रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि सब ये इलेक्ट्रॉन अंदर तो फ्री है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से बाहर नहीं निकाला जा सकता। धात्विक सतह से इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि भले ही धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से विचलित हो या होता हो, लेकिन उसका अर्थ ये न समझें कि वो इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से बाहर आ जाएगा। धात्विक सतह से बाहर आने के लिए तो उससे ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। क्लियर साहब? तो मेरा इतना समझाना है, ये मैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के इस वाक्य में या इस भूमिका में कह रहा हूं, है ना। तो मेरा संक्षिप्त में कहना यह था कि साहब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ ढीली है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये धात्विक सतह को पार कर जाए, यानी धात्विक सतह के बाहर आ जाए। बाहर लाने के लिए इन्हें आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। आंतरिक ऊर्जा इतनी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन स्वतः धात्विक सतह के बाहर आने लगे, स्वतः नहीं आएंगे। ठीक है साहब। अब साहब यहां पर पहली परिभाषा आपके सामने आती है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्यफलन, है ना। ये पहली परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है ना, मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। एकेडमिक वाले बच्चे तो बिल्कुल क्लियर रूप से समझ लें, यानी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको सब W0 से भी डिनोट करते हैं और कई जने फाई से भी करते हैं। डिनोट कोई किसी से भी करे, नाम से मतलब है कार्यफलन। अब देखो, अभी ऊपर को देखो आप ध्यान से ना, हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पृथक करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पलायन करवाने के लिए या इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। यह आयनन ऊर्जा जितनी ऊर्जा अंदर ऊष्मा से उपलब्ध हो जाती है। तो सब आयनन ऊर्जा तो उसे कहा जाता है जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाती है, वह न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु है, प्रथम या फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। प्रथम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6। तो प्रथम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? +13.6। उस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालेंगे तो जितनी ऊर्जा ऑर्बिट में गति करते समय उसके पास है, कम से कम उतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, और इस ऊर्जा को अपन कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब मैं यहां पर कार्यफलन में बात तो कुछ इस टाइप की करूंगा, लेकिन परमाणु की नहीं करूंगा। देखो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए आवश्यक हो,
उसे कार्यफलन कहते हैं। यानी ये अपन ने धात्विक सतह डिनोट कर रखी है, जैसे ये भी धात्विक सतह और वो भी धात्विक सतह। अब ये इलेक्ट्रॉन को आप धात्विक सतह पर लाने के लिए, ये सब धात्विक सतह, जितनी ऊर्जा आप देते हो उस ऊर्जा या उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। अब देखो मैं सब तरह की चीजें सुना देता हूं। तो मैंने अभी सुना दी वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह के बाहर लाने के लिए आवश्यक है, उसे कार्यफलन कहते हैं। आपको ये जब मैंने न्यूनतम कहा तो स्वाभाविक है कहीं दूसरी जगह ये परिभाषा भी मिल जाएगी कि साहब अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। यह भी बात सही है, क्योंकि जिसके पास अधिकतम ऊर्जा है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो जो दूसरी अगर अन्य किताब में लिख रहा है तो वो भी सही है। तो दूसरा किताब बुक के लिखता है कि साहब अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए दी गई ऊर्जा, उसको हम कहते हैं कार्यफलन। वो भी सही है, क्योंकि जो अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा ही देनी पड़ेगी। इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि साहब चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, आप तो एक बात पे टिके रहो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह के बाहर लाने के लिए आवश्यक है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। ठीक है सर। अब ऊर्जा है, इसका मात्रक जूल होना चाहिए, लेकिन कार्यफलन को जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। आप जूल में व्यक्त करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान्यतः इसका मात्रक जनरली आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप थोड़ा जहन में रखना है ना। अपन हालांकि जानते हैं कि साहब 1 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल है ना। तो साहब अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, है ना सर। क्लियर। तो सब इसको जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है, तो वो तो अदर थिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल आपको बता ही दिया W0 या फाई। अब सब काम वाली बात को ध्यान से सुनिए। कार्यफलन पदार्थ की प्रकृति वो पृष्ठ की अवस्था पर निर्भर करता है। पहले पृष्ठ की अवस्था समझा दो, फिर पदार्थ की प्रकृति, है ना। पृष्ठ की अवस्था से मतलब है पृष्ठ दूषित हो, जैसे आपने चिकनाई लगा रखी हो, तेल लगा रखा हो, ग्रीस लगा रखा हो, तो इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसमें थोड़ा सा डिफर करेगी, है ना, उस पर डिपेंड करेगी। चलो इसको भी इतना तवज्जो न दें अपन, इसको मेन तवज्जो दो कि सब कार्यफलन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अलग अलग धातु का कार्यफलन अलग अलग लेकिन नियत होता है। जैसे अपन मान लो 3 धातुओं की बात कर लें, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोई सा भी ले सकते हो, है ना। अब सब इन सब की यह सबसे इलेक्ट्रॉन को सतह के बाहर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब कार्यफलन अलग अलग है, लेकिन कांस्टेंट है। अगर आयरन का कार्यफलन मान लो 2 जूल है तो कांस्टेंट है, एल्यूमिनियम का मान लो 1 जूल है तो कांस्टेंट है, मतलब उदाहरण के लिए तो कांस्टेंट हो। तो अलग अलग धातु का कार्यफलन अलग अलग लेकिन नियत है। ठीक है साहब। तो सब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने या इलेक्ट्रॉन को अंदर से धातु की सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब कार्यफलन पर चर्चा करेंगे। अब सब कार्यफलन यानी अंदर से सतह के बाहर इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ऊर्जा
इसके 3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके? पहला, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मल इमिशन, है ना। तापायनिक उत्सर्जन में साहब आप पदार्थ को गर्म करो, ताप दो। जब आप पदार्थ को गर्म करोगे तो अंदर ऊष्मीय विक्षोभ यानी ऊष्मा बढ़ेगी, या आप डायरेक्ट जब आप ताप दे रहे हो तो इसका मतलब ऊष्मा दे रहे हो। इस ऊष्मा देने के कारण या ताप देने के कारण या गर्म करने के दौरान जब इलेक्ट्रॉन को निकलने जितनी योग्य ऊर्जा मतलब कार्यफलन जितनी ऊर्जा मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा आपने गर्म करके किया, ताप देकर किया, तो इलेक्ट्रॉन के इस उत्सर्जन को हम कहेंगे तापीय उत्सर्जन, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तापीय इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब देखो यहां भी एक बात ध्यान रखिए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं तापीय इलेक्ट्रॉन। तो क्या तापीय इलेक्ट्रॉन कोई अलग से इलेक्ट्रॉन? नहीं, तापीय इलेक्ट्रॉन बस ये इंडिकेशन है कि साहब गर्म करके या ताप देकर निकाला गया इलेक्ट्रॉन। तो सब इलेक्ट्रॉन तो सब एक ही हैं, पर तापीय उसके आगे लगा दिया तो उसके आगे ये तापीय लगाने से क्या प्रक्रिया का पता पड़ जाता है कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को किस तहत बाहर निकाला, तो बता दिया सब ताप देकर। तो सब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का एक तरीका तो यह है धातु की सतह से बाहर निकालने कि आप धातु को गर्म करो, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जब निकलने योग्य ऊर्जा उसके पास एकत्रित हो जाएगी तो निकल जाएगा। इसे तापीय उत्सर्जन सिंपल ही कहते हैं। अब दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन। क्लियर सब? क्षेत्र उत्सर्जन में आपने पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करना है। अब आप जानते हो विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट विभवांतर से रिलेटेड है, और हम जानते हैं कि विभवांतर द्वारा किया गया कार्य आवेशवाहक को क्या प्रदान कर देता है? गतिज ऊर्जा, है ना। जितना ज्यादा विभवांतर आरोपित करोगे आवेशवाहक की काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी। तो पदार्थ की सतह पर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करो, विद्युत क्षेत्र के कारण यानी उत्पन्न विभवांतर से किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में वृद्धि करेगा, और जब इनके पास निकलने योग्य ऊर्जा आ जाएगी यानी कार्यफलन जितनी ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलने लगेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का दूसरा तरीका, ठीक है। एक और तरीका है साहब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आपको पदार्थ की सतह पर प्रकाश आपतित करना है, विशिष्ट आवृत्ति का या उच्च आवृत्ति का। जब आप प्रकाश आपतित करेंगे तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके या आपतित प्रकाश की ऊर्जा के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन जब कार्यफलन जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेंगे तो बाहर निकलना चालू कर देंगे। तो यानी विशेष आवृत्ति के प्रकाश को पदार्थ की सतह पर आपतित करके भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इसे अपन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो साहब इसमें अपने को तो कार्यफलन ध्यान रखना, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह के बाहर लाने के लिए आवश्यक है कार्यफलन कहलाती। ये तो अपन ने अदर मेथड बताए, है ना, कि साहब तापीय उत्सर्जन भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का एक मेथड है, क्षेत्र उत्सर्जन भी, प्रकाश विद्युत। इनको इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको, काम मेरा सब सुनाना, सुनते रहिए, है ना, ये महत्व तो नहीं रखता है। अब आ जाइए सब अपन फोकस हो जाए मूल बात पर, है ना।
अब आ जाइए आप प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? अब सब ये अपने को घटना पढ़नी थी। मैं इस घटना को पढ़ाने के दौरान कई बार बोलूंगा कि साहब ये प्रकाश के कण प्रकृति से संबंधित घटना है ना। तो सब अब प्रकाश की यूं मान लो आप व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन के बाद एक और घटना अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या घटना है साहब? पहले कंफर्टेबली सुनिए आप, है ना। ये धात्विक सतह है, धात्विक सतह। जब इस पर, पहले टुकड़ों टुकड़ों में बात समझा देता हूं ना। जब इस पर आप विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, प्रकाश, अब विशिष्ट आवृत्ति बोला जा रहा है तो उसको जहन में रखिए, आप ख्याल में रखिए। विशिष्ट आवृत्ति यानी आवृत्ति के आगे जो विशिष्ट शब्द लगा रहा हूं उस पर विशेष गौर करना, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। तो जब धात्विक सतह पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं या होते हैं। तो सब पहले उस सेंटेंस को एक पूरे क्रम में पिरो दूं। जब धात्विक सतह पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। घटना बड़ी सिंपल है, परिभाषा कठिन नहीं है, चित्र से भी याद हो सकती है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करने से उत्सर्जित हुए, इन इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन न बोलेंगे, इनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी था कि साहब हम यहां पर क्या बोल रहे थे, ताप द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तापीय इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको यह भी बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कोई विशेष प्रकार के तो है नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तापीय लिखने से इसका पता चल जाता है कि ताप द्वारा निकाले गए हैं। इसी प्रकार फोटो इलेक्ट्रॉन लिखने से यह पता चल जाता है कि ये प्रकाश के आपतित करके निकाले जाने वाले इलेक्ट्रॉन है। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र उत्सर्जन से नहीं निकला, ये इलेक्ट्रॉन तापायनिक उत्सर्जन से नहीं निकला, क्योंकि तापायनिक उत्सर्जन से निकलता तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं तापीय इलेक्ट्रॉन बोलता, लेकिन मैं इसको तापीय नहीं कह रहा, फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं। तो आप समझ जाइए कि प्रकाश के आपतन से इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ है। सिंपल है ना। इस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो धारा उत्पन्न होगी उस धारा को आप धारा नहीं बोलेंगे, उससे बोलेंगे आप प्रकाश विद्युत धारा। नॉमेनक्लेचर है साहब, है ना। यह धारा कहलाएगी प्रकाश विद्युत धारा। धारा तो धारा ही है, लेकिन प्रकाश विद्युत जब लगा दोगे आप तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रकाश के आपतन से संबंधित घटना में उत्पन्न धारा है ना। तथा धात्विक सतह को धात्विक सतह न बोलकर हम बोलेंगे प्रकाश सुग्राही पदार्थ। तो नॉमेनक्लेचर है साहब, है ना, उनमें कोई ऐसी आप विशेषता न देखिए, क्योंकि जब कोई घटना होती है उस घटना से जुड़ने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन को सामान्य इलेक्ट्रॉन बोलना उचित नहीं रहता, धारा को सामान्य धारा बोलना उचित नहीं रहता, तो इसलिए नाम सारे उसी हिसाब से है ना। प्रकाश सुग्राही पदार्थ। प्रकाश सुग्राही पदार्थ प्रकाश की प्रकृति अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, यानी हर के लिए धात्विक सतह एक जैसी नहीं होती है। जैसे मान लो हम बात करें
एक्स किरणों की, और वो भी प्रकाश का एक प्रकार है। एक्स किरणें आती हैं तो उनके लिए भारी धातु का इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? प्रकाश सुग्राही पदार्थ के रूप में। इसी प्रकार जैसे मान लो पराबैंगनी प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है, इसके लिए आप क्षारीय धातु पोटेशियम, सोडियम, सीजियम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। क्षारीय धातुओं में एक खासियत है, सारी धातुओं का कार्यफलन कम होता है। यानी क्षारीय धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम, सीजियम आदि से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भारी धातुओं की तुलना में आसान है। या यूं कहते हैं क्षारीय धातु कम कार्यफलन पर, या सारी धातु का कार्यफलन कम है तो क्षारीय धातु से इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित होते हैं, ऐसा बोलने अपन। तो कहने का मेरा मतलब है कि अलग अलग प्रकाश के प्रकार के लिए धात्विक सतह यानी प्रकाश सुग्राही पदार्थ अलग अलग होते हैं। मैंने बता दिया एक्स किरणों वगैरह के लिए, गामा किरणों वगैरह के लिए भारी धातु का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सामान्य प्रकाश है, पराबैंगनी प्रकाश है, इनके लिए हम क्षारीय धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हिसाब घटना। अब यहां पर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इस घटना में ऐसा क्या है। हाँ, एक बार के लिए तो परिभाषा बोले तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परिभाषा में तो आप यही कह रहे हो कि साहब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने से या करने पर धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन अब अपन इसका प्रायोगिक विश्लेषण देखेंगे और फिर निष्कर्ष निकलेंगे, है ना। अब अलग अलग किताबों में प्रायोगिक विश्लेषण के संदर्भ में अलग अलग टिप्पणियां हैं। या तो हो सकता है इस प्रायोगिक विश्लेषण में बहुत जने इन्वॉल्व हों, क्योंकि पहले तो ऐसा बताते कि लेनार्ड और मिलिकन का प्रायोगिक विश्लेषण है, फिर बाद में आया कि लेनार्ड और हॉलबॉक्स नाम के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया और प्रायोगिक अध्ययन करके निष्कर्ष दिए। उन निष्कर्षों को अपने को समझना है, क्लियर साहब। और फिर निष्कर्षों को समझने के बाद फिर डिटेल में प्रकाश विद्युत प्रभाव आपके सामने आ चुकेगा, ठीक है। अब सब लेनार्ड और हॉलबॉक्स है ना, तो मैं टॉपिक तो लिख दूं ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक विश्लेषण एवं निष्कर्ष, है ना। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप समझना, निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष, क्लियर। ये सब कौन कर रहे हैं? वैज्ञानिक लेनार्ड और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हॉलबॉक्स। कई जगह मिलिकन भी लिखा होता है। एक बात मैं आपको ऊपर भी बता दूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हर्ट्ज। ये शायद 1987 की इजाद है, जैसा मुझे ध्यान रहा है ना। 1887 सॉरी 1987 नहीं, 1887 करीब की घटना। मैं एग्जैक्ट नहीं कहता, लेकिन ये जरूर है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक हर्ट्ज हैं, ठीक है साहब। खैर, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक विश्लेषण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक विश्लेषण। देखो जमाने जमाने में भी टाइम लग जाता है, पर जमाने दो, है ना, नहीं तो फिर मजा भी नहीं आता। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक विश्लेषण एवं निष्कर्ष, है ना, इस पे अपन कंसंट्रेट। अब देखो क्या क्या इसमें करें। मैं सर्किट बनाने जा रहा हूं। देखो सर्किट एग्जाम में तो आपसे कोई नहीं बनवाएगा, लेकिन यार हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना ही नहीं है, तो फिर मैं आपको वैसे ही बता दूं कि कौन कौन से
क्वेश्चन पेपर में आएंगे, है ना, लगभग हमें पता होते हैं, इतने सालों से हमने पढ़ाया है तो हमें जानकारी है कि कौन कौन से क्वेश्चन। लेकिन कक्षाएं जो बनी हैं 10वीं से 11वीं में, 11वीं से 12वीं में, 12वीं से आगे बढ़ना, तो मेरा अपना विश्लेषण है कि ये बौद्धिक क्षमता में वृद्धि को दर्शाती है। बच्चा 9 से 10th में आ गया, अब उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई। 10 से 11 में आ गया, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई। 11 से 12th में आ गया, तो ये बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का परिचय है कि अब बौद्धिक क्षमता तो तभी बढ़ेगी ना जब विश्लेषण करें। केवल क्लास बदलने से भी बौद्धिक क्षमता बढ़ना ये तो उचित नहीं है कि साहब फला बच्चा है अब 12वीं में तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी। नहीं नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज को, हर टॉपिक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। हाँ, आजकल के परिवेश में तो ये कॉमन बात सी होगी, लेकिन आप ये भी तो समझा करो कि यार विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमारी बौद्धिक क्षमता में इजाफा कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी। तो साहब हमारा लक्ष्य ये रहता है कि यार बौद्धिक क्षमता बढ़े, है ना, उसके लिए पूरी चीजों को समझना जरूरी है। अब देखो साहब, मैं यहां पर कैथोड और एनोड ये बनाता हूं, इस गोले के अंदर रख दूंगा। अब ओरिजिनल चीज तो कुछ अलग टाइप से है ना, बनाते समय अपन अलग टाइप से दिखाएंगे। ओरिजिनल चीज में आपको दिखाता हूं, चलो वही कोशिश करता हूं जिससे आप ओरिजिनल चीज को देखें, ठीक है ना। ओरिजिनल चीज में क्या क्या देखना है आपको, देखो आप, मैं कोशिश करता हूं वैसे बनाने की, है ना। अब आपने ये तो ऐसे अर्ध बेलनाकार तो आपने ले लिया कैथोड, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं सब मैं बेहतर से बेहतर आपको समझ में आए ऐसा चित्र बनाने की। तो अधिक क्षेत्रफल का हमने कैथोड ले लेना है, या अधिक क्षेत्रफल का हमने कैथोड ले लिया, तो इसको अर्ध बेलनाकार ले लिया, है ना। कोशिश करेंगे कि आपको जैसा समझाना चाहते हैं वैसा समझ में आए। ये अर्ध बेलन, अब देखो शेडेड तो हो नहीं पा रहा, अर्ध बेलन जैसा तो हमने ले लिया कैथोड, इसको सी लिख दूं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये तो सी है ना। इस पर हम प्रकाश आपतित करेंगे, है ना। अब इस बेलन की अक्ष पर, यह अर्ध बेलन है ना, इस बेलन की या इस अर्ध बेलन की अक्ष पर, अब मैं अंदर तो दिखा नहीं सकता, यहां दिखा देता हूं, ये छड़ के रूप में हमने एनोड रख दिया, ठीक है, अर्ध बेलन की अक्ष पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एनोड रखा तो कहां पर है, अर्ध बेलन की अक्ष पर रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यूं ऐसे कवर दे दूं तो हो सकता है ओरिजिनल दिख जाए आपको, क्या ये जो समझाना चाह रहे हैं वैसा ही है, ठीक है ना। दिखता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा, चलो सर। ये एनोड हो गया जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट भी क्या करेगा, ये रखाई ऐसे यूं रखाई, तो इलेक्ट्रॉन छूटते इसके पास ही आएंगे। तो अपन जानते ना, बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। तो जैसे आप प्रकाश आपतित करोगे, मैं प्रकाश को अलग कलर से दिखा दूं, कलरफुल चित्र बना देता हूं। ये प्रकाश है ना, ये अपन आपतित करेंगे, ये सब प्रकाश आपतित है ना। प्रकाश आपतित करते ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। चलो एक दो इलेक्ट्रॉन भी दिखू दें ताकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे साहब, ये कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा दें, है ना। ये कुछ एक अपन ने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, नेगेटिव चार्ज दिखाना कोई जरूरी नहीं है। ये तो साहब हमने एक व्यवस्था को पैक कर दिया, इस पर आपको प्रकाश आपतित करना है ना। वो प्रकाश आपतित करना वो दिखाई दिया मैंने,
ये पैकिंग। चलो साहब, ये तो हो गया। अब ये तार आगे से चल जाते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि अंदर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दृश्य कण तो है नहीं, तो सब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और एनोड पे जा रहे हैं, तो धारा प्रवाहित होगी, अल्प धारा प्रवाहित होगी, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? प्रकाश विद्युत धारा, है ना। जैसी अल्प धारा प्रवाहित होगी, माइक्रो अमीटर में डिप्लेक्शन आ जाएगा, यानी विक्षेप आ जाएगा। इसमें विक्षेप आते ही आपको प्रकाश विद्युत धारा मिल गई, और प्रकाश विद्युत धारा मिल गई तो आप समझ जाना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी आगे कनेक्शन बाकी है ना। ये सब देखो, सर्किट आपको कहीं नहीं बनाना, मैं आपको पहले कह देता हूं, पर यह है कि मैंने अभी आपको समझाया ना कि बौद्धिक क्षमता बढ़ना तो ऐसे नहीं, ढंग से बढ़ना। ये सब यहां पर मैं अभी एक दिक् परिवर्तक, एक स्पेशल टाइप की कुंजी लगाऊंगा, इसे दिक् परिवर्तक कहते हैं, है ना। ये जो यहाँ सीन दिखाया जाएगा आपको, उधर मेरे को जगह रखनी चाहिए, तो मैं आपको उधर जगह रखने की बजाय उधर नहीं लिखता हूं दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक इधर लिख देता हूं, है ना। ये मैंने लिख दिया दिक् परिवर्तक, इधर लिख दिया। दिक् परिवर्तक दो काम करेगा आपके, एक तो पोलैरिटी, दिक् परिवर्तक तो परितर्क हो गया ये, परिवर्तक, है ना। मैं फुर्सत में बना रहा हूं, चैप्टर चालू है, जल्दबाजी मत करना। दिक् परिवर्तक, चलो सब ठीक है। दिक् परिवर्तक, ठीक है, कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव से जोड़ेगा इससे, लेकिन दिक् परिवर्तक से हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, ध्रुवता चेंज कर सकते हैं। जैसे कैथोड को एनोड बना सकते हैं, एनोड को कैथोड बना सकते हैं, है ना। क्लियर? अब सब इसको तो हम कनेक्ट कर दें प्लस से, ठीक है। अभी सब चीज आपके सामने आ जाएगी, बस थोड़ा सा आप सर्किट देखें आप, तो है ना, फिर सब चीजें आपके सामने ला दी जाएंगी। ये सब देखो, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखो, पॉजिटिव से जोड़ दिया मैंने इसको, अब किससे जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, वो सब अभी आपके सामने। ये की तो ऑन कर दो फिर, है ना। बाकी कनेक्शन ये सब, यहां पर वोल्टता चेंज करने का ऑप्शन दे दिया अपन ने धारा नियंत्रक, यानी आप वोल्टता को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक वायर अभी जुड़ना बाकी, ये रहा, ये वायर ऊपर से निकाला, ये देखो, है ना। देखो, मैं हर चीज को थोड़ा सा सलीके से जोड़कर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब इतनी मेहनत ही कर ली अपन ने, तो फिर अब छोटे से में क्यों छोड़े अपन, है ना। ये सब, ये वोल्टता परिवर्तक। अब इनके नाम लिख देता हूं मैं अलग कलर से, और नाम लिखकर फिर मैं समझाने लगता हूं। ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रोविजन है, पहले प्रोविजन समझो आराम से, फिर अभी प्रयोग में निकलने वाले निष्कर्ष की बात करेंगे ना। देखो, एक तो वोल्टता को परिवर्तित करने का प्रोविजन है, यानी जब भी मैं चाहूं कैथोड एनोड के बीच वोल्टता चेंज करनी है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं कर सकता हूं। मेरे पास वोल्टता परिवर्तित करने का ऑप्शन है, क्लियर है ना। ये मैंने वोल्टता परिवर्तक को दिखाने की व्यवस्था कर दी है धारा नियंत्रक लगाकर, क्लियर। नंबर 1,
तो वोल्टा को कम ज्यादा किस किस के बीच में वोल्टा, कैथोड और एनोड के बीच वोल्टा को कम ज्यादा करने का ऑप्शन है। ठीक है। नंबर 2, पोलैरिटी को चेंज करने का ऑप्शन है। पोलैरिटी को चेंज करने का ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आप इसको धन और उसको ऋण में चेंज कर सकते। कैसे? देखो ध्यान से देखना, मैं कनेक्शन से समझाता हूं। कनेक्शन लेता हूं वाइट से, है ना। अब ये दिक् परिवर्तक मतलब 4 मार्गी कुंजी है ये। अब देखना आप ध्यान से, P को S से जोड़ दिया मैंने और Q को R से जोड़ दिया, है ना। अब देखो कैथोड P से, PS से, S पॉजिटिव से, तो इस समय कैथोड की पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। देखो अब इधर आ जाओ, R या इधर से चलो, R को Q से, है ना। ये आप देखो ये नेगेटिव से, इस समय देखो एनोड को क्या कर रखा है मैंने? नेगेटिव कर रखा। क्लियर? तो इस समय एनोड नहीं है, वो नेगेटिव। क्लियर? और कैथोड को देखो इस समय वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक। अब देखो ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं पहले अभी इसको हटा दूं, है ना, ताकि आप दोबारा आराम से देखें। चलो अगर मान लो मैंने ये कुंजी इस तरह से जोड़ दी, देखो आप, अब कुंजी को ऐसे जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, कैथोड से चला वायर P से, P कनेक्ट टू Q कनेक्टेड टू नेगेटिव। अब बोलो इस समय कैथोड क्या है? नेगेटिव। चलो अब देखा एनोड को देखें, R से, R कनेक्ट टू S और S कनेक्ट टू पॉजिटिव। देखो साहब पोलैरिटी चेंज कर दी, है ना। तो जब मुझे आवश्यकता होगी बाय द वे कि साहब मेरे को कैथोड और एनोड के बीच ध्रुवता चेंज करनी है, पोलैरिटी चेंज करनी है, तो मैं दिक् परिवर्तक के द्वारा पोलैरिटी चेंज कर सकता हूं, है ना। और जब मेरे को वोल्टेज बढ़ानी घटानी है तो मैंने धारा नियंत्रक लगा रखा है। यहां से तो लिखना बंद कर दूं क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा है, इससे वो वहां पे लिखना ठीक नहीं लगेगा, है ना। ये मैंने यहां से तो इसको मिटा दिया। अब आ जाओ सब, मोटिव क्या है ना। मेरे पास स्पेस इधर से निकालता हूं मैं। हमें क्या क्या करना है अब उसको समझना। लेनार्ड और हॉलबॉक्स, हमें तो क्या करना है? वैज्ञानिक है। लेनार्ड और हॉलबॉक्स क्या करेंगे? भिन्न भिन्न धातुओं से बने कैथोड लेंगे, है ना। ठीक है। और इस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता का अध्ययन करेंगे। अब आपतित प्रकाश में भी क्या दो चीजें, एक तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति, मैं इधर लिख देता हूं, और एक आपतित प्रकाश की तीव्रता। इन दो का अध्ययन किया जाएगा। प्रायोगिक विश्लेषण में ये माइक्रो अमीटर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें जैसे ही डिफ्लेक्शन आ जाए, इसमें डिफ्लेक्शन आते ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साहब डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन चालू हो चुका है ना। तो सब भिन्न भिन्न तो में कैथोड लेने, भिन्न भिन्न धातु के कैथोड,
और उन पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता का अध्ययन करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तो प्रायोगिक व्यवस्था थी। इससे सर्किट अब आपके सामने कम बनते हैं, तो एक बना, उसको अच्छी तरह से समझाना उचित समझा मैंने। अब बात को ध्यान से समझें। अब मैं बार बार हम कहता हूं, लेनार्ड और हॉलबॉक्स हमें विश्लेषण प्रोवाइड करेंगे कि साहब तीव्रता का इम्पैक्ट क्या है, आवृत्ति का इम्पैक्ट क्या है। उन विश्लेषण को हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। क्लियर? अब जितनी चीजें प्रयोग में देखी जाएंगी वह सभी चीजें लेनार्ड और हॉलबॉक्स के समझ में नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। उनमें से बहुत चीजें लेनार्ड और हॉलबॉक्स भी समझ रहे हैं और सामान्य बौद्धिक तौर पर आप भी समझ जाएंगे, है ना। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको हम समझते हैं कि हाँ ये तो होना ही था, ऐसा तो होना ही चाहिए था। तो कुछ चीजें तो वो हो रही हैं जो प्राकृतिक रूप से आप समझते ही हो, तो वो तो टास्क निकल आएंगी, क्योंकि तो हम समझते ही हैं क्या प्रकाश आपतित करने से ऐसा होना था। क्लियर? लेकिन उस विश्लेषण में 4 बातें ऐसी होंगी, ओनली 4, है ना, जो लेनार्ड या जिसका विश्लेषण लेनार्ड और हॉलबॉक्स द्वारा संभव न हो सकेगा। यानी वो लेनार्ड और हॉलबॉक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि यार ये ऐसा हुआ क्यों। तो फिर वो 4 बातें प्रकाश विद्युत प्रभाव के विश्लेषण में आ जाएंगी। उनको हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। और उन 4 बातों का विश्लेषण कैसे होगा, क्या होगा, वो फिर उससे ये आधा पार्ट चलेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला, है ना। अब वो कैसे विश्लेषण होगा वो तो अपन देखेंगे। तो पहले अपना काम क्या है, प्रायोगिक विश्लेषण और उसके निष्कर्ष। अब इतना समय तो अपने पास आज के लेक्चर में बचता नहीं है कि सब अपन विश्लेषण को समझा सके, क्योंकि विश्लेषण बड़ा, इसका विश्लेषण जिसे समझ में आना चाहिए और निष्कर्ष समझ में आना चाहिए। वो समझ में नहीं आएंगे तो आधा पार्ट बेकार है अपना, फिर वो समझ में नहीं आया तो फिर आगे चक्कर ही पड़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के लेक्चर में तो उसको शुरू करना भी बेकार ही। कल के लेक्चर में ठीक है सर्किट में आपके सामने रख दूंगा, कोशिश यही करूंगा कि सर्किट उठा के रख दूं। ये चीजें तो ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा में तो इतना दम भी नहीं है ना। दम तो विश्लेषण में है। आप कौन सी परिभाषा को प्रूव करोगे? परिभाषा को कोई प्रूव नहीं करना। प्रूव तो ये करना है जो लेनार्ड और हॉलबॉक्स आपको निष्कर्ष के रूप में प्रदान करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रायोगिक विश्लेषण में प्राप्त निष्कर्षों का अध्ययन करेंगे और फिर आगे उनको प्रोसीड करेंगे कि देखा ये क्या चीजें हैं, क्यों हुई, कैसे हुई। वो फिर विश्लेषण की बात है, उसी से आधा पार्ट चलने वाला है। तो वो तो अभी क्या बताऊं मैं उसके संदर्भ में ना। तो बच्चों इसको तो फिर मैं यहीं एंड करता हूं इस लेक्चर को, और कल यहीं से। अब देखो क्या होता है, कोई शुरू में ध्यान रखना टॉपिक टूट जाता है, हालांकि टूटा तो नहीं, सही जगह आके रुक गया। फर्क बस ये है कि सर्किट आज बन गया, विश्लेषण कल कराऊंगा तो कोशिश करूंगा कि सर्किट कल आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, तो सर्किट सामने होगा तो मुझे भी समझाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। उसमें भी टाइम तो लगेगा, है ना, क्योंकि जब तक वो विश्लेषण दिमाग में नहीं बैठते तब तक मजा नहीं। चलो आज इतना ही करते हैं, है ना, फिर बाकी अपन कल के लेक्चर पर छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।